हाँ जी, क्या हाल है? तो यार, दिस इज़ अ रिविजन वीडियो ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। मैं कोशिश करूँगा हर किस्म की बात इसमें कवर करूँ, ठीक है। आई विल गो थ्रू द बेसिक्स फास्ट एंड फोकस मोर ऑन द इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस विच यू माइट हैव टू डू इन दिस चैप्टर। तो यार देखो, बेसिकली होता ही है कि हमें इस चैप्टर में मेन 5 चीज़ें निकालनी है अपनी, ठीक है। पहली चीज़ होती है ARR, फिर एक चीज़ होती है पे बैक पीरियड, फिर एक आपका होता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, and you have NPV, which is the net present value, and IRR, which is the internal rate of return. तो ये 5 चीज़ें निकालने के लिए ना, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि यार ये निकलता किससे। देखो, ARR जो होता है ना, उसके लिए हमें किसी भी एक प्रोजेक्ट के प्रॉफिट चाहिए होता है। जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, हमें पता करना होता है उसके प्रॉफिट्स कितना। और ये जो मेथड्स हैं ना, इनके लिए हमें प्रॉफिट्स नहीं चाहिए होते, इनके लिए हमें चाहिए होते हैं कैश फ्लोज। तो जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट में और कैश फ्लो में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो पहली बात, प्रॉफिट में हम इनिशियल कॉस्ट और स्क्रैप इसको नहीं लेते, क्योंकि इसका हमारी प्रॉफिटेबिलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। प्रॉफिट हम हमेशा निकालते हैं बाय डूइंग रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। और ये जो एक्सपेंसेस हैं, इनमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम पहले जो उसने अगर विदाउट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस दिए हैं तो हम उनमें पहले डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे और फिर उसको रेवेन्यू से माइनस करेंगे। और अगर प्रोजेक्ट 4 साल का है तो जो प्रॉफिट निकलेगा वो निकलेगा फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर 4, ठीक है। और उसमें इनिशियल कॉस्ट और स्क्रैप का कोई काम नहीं होगा, ओके। अगर वो बोलता है कि वर्किंग कैपिटल को आपने इंक्रीज़ करना है तो उसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कोई काम नहीं होगा, ओके। तो अभी एग्जांपल करेंगे, बट वैसे ही बता रहा था। अच्छा, अब कैश फ्लो कैसे निकलता है? ऐसे तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। कैश फ्लो निकालने के लिए व्हाट वी नीड इज, वी डू नीड द रेवेन्यू एंड इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस वी नीड पेमेंट्स, ओके। मतलब बगैर डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होता है ना, वो चाहिए होता है, उसको रेवेन्यू से माइनस करते हैं। और इसमें हम इनिशियल कॉस्ट को भी लेते हैं एज अ आउटफ्लो ईयर 0 में, और स्क्रैप को भी लेते हैं एज अ इनफ्लो, मतलब रेवेन्यू में ऐड करते हैं या कैश फ्लो में ऐड करते हैं इन द लास्ट ईयर। तो अगर 4 साल का प्रोजेक्ट होगा तो जो कैश फ्लो निकलेगा वो ईयर 0 से ईयर 4 तक निकलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो अब अगर हम एक एग्जाम्पल करें, इधर लेट से हमें एक मशीन का डेटा दिया हुआ है कि इसकी कॉस्ट है 90,000, इसकी लाइफ है लेट से 3 years, और स्क्रैप वैल्यू है 15,000। इसका मतलब होता है जो इसकी डेप्रिसिएशन है वो 25,000 है, ठीक है। 75,000 डिवाइड बाई 3। लेट से वो बोलता है कि अगर आप ये मशीन ख़रीदोगे तो आपका रेवेन्यू और आपकी पेमेंट्स का मतलब है विदाउट डेप्रिसिएशन, वो ये होंगी, सही है। लेट से 100,000 का पहले साल में रेवेन्यू होगा, लेकिन 60,000 की पेमेंट्स भी होंगी, ठीक है। फिर लेट्स अस्यूम अगले साल 80,000 का रेवेन्यू होगा, लेकिन आपकी पेमेंट्स होंगी 32,000। और तीसरे साल लेट्स से योर रेवेन्यू इज 60,000 एंड योर पेमेंट्स आर लेट्स अस्यूम जो भी 25,000। अब अगर ये दिया हुआ बोलता है यार प्रॉफिट निकालो और कैश फ्लो निकालो, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा जी, चलें पहले हम इनका प्रॉफिट निकालते हैं। जब प्रॉफिट निकाल देंगे तो उस वक्त हम
पहले तो पेमेंट्स को एक्सपेंसेस में चेंज करेंगे कि क्योंकि पेमेंट्स में डिप्रिसिएशन शामिल नहीं है, तो इनमें हम 25 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे एयर 1 का प्रॉफिट होगा 15,000, एयर 2 का जो प्रॉफिट होगा वो होगा 32 + 25 इज़ 57, सो दैट शुड बी 23,000। और एयर 3 में आपका प्रॉफिट होगा 10,000, दैट्स योर प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमें कैश फ्लो निकालना होगा तो पहली बात, अब कैश फ्लो को आप शुरू करोगे एयर 0 से, और आप बोलोगे एयर 0 में 90,000 लग गया। अब आप इसको और इसको भी इनकॉर्पोरेट करोगे पिक्चर में, ठीक है, बिकॉज इट्स अबाउट रियल कैश। एयर 1 में यू विल इग्नोर द डिप्रिसिएशन क्योंकि आप पूरा 90 ले चुके हो, तो यू विल से ओके 40,000। एयर 2 में इट शुड बी 80 - 32 which should be 48, and air 3 में it should be 60 - 25 which is like 35, but you also get the scrap value back, so that's like 50,000 back, क्योंकि आपको स्क्रैप वैल्यू भी वापस मिल जाती है। ठीक है, तो 60 में 15 ऐड होगा और सिर्फ 25 माइनस होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट तरीका ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल चुके हो यहाँ पे, तो आप अगर हर साल के प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन को प्लस करते रहो और आखिरी साल में स्क्रैप को भी प्लस कर दो, तो दैट विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू द एनुअल कैश फ्लोज। सही है। नाउ हाउ डू वी डू द कैलकुलेशंस? सो जैसे अगर हमें इस प्रोजेक्ट के लिए करना हो तो आई कैन सिंपली से कि जैसे अब ARR निकालना है, तो ARR इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स। इसका फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो आप एवरेज प्रॉफिट ना ये ब्लू वाले सारे निकाल सकते हो, दैट इज़ द एवरेज, सो दैट शुड बी 3848 डिवाइड बाई 3। सही है, सो दैट्स लाइक 16,000। इनकी एवरेज निकाली इन तीनों की। फिर आपको अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाई 2। You can say 90,000 plus 100 plus 15,000 divided by 2. That's always a standard formula. So that will give you 105,000 divided by 2 will be 52,500 into 100 कर देंगे, तो इससे हमें ARR मिल जाएगा। That is the first method done. ठीक है, then the second method is payback period, which remember is based on cash flows। तो अब उसके लिए हम इसको नहीं देखेंगे, इधर आ जाएंगे। उसमें हम देखेंगे when do we get the 90,000 back, how long does it take। तो पहले साल में तो उसे 40 मिले, अगले साल में 48 मिले, दैट मीन्स 88 हो गए। तो 90 पूरे करने के लिए हमें तीसरे साल की भी ज़रूरत है। अगर ये 50 होता ना और ये 40 होता तो मैं बोलता पे बैक इज़ 2 years, बट अभी आयल से ओके 88 मिल चुके हैं, 2 और चाहिए, तो 2 साल तो 88 में लगेंगे, प्लस यू नीड 2,000 मोर आउट ऑफ 50,000, और इसको अगर आप इंटू 12 कर दो तो ये 2 years और इससे प्रोपोर्शनेट मंथ्स निकल जाएंगे, सो इट विल बी 2 years एंड एक्स अमाउंट ऑफ मंथ्स। ठीक है, ARR जित परसेंटेज में होता है जितना हायर उतना अच्छा हो। पे बैक पीरियड होता है, टाइम लेंथ होती है, जितनी कम हो उसका मतलब है प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा आपका लिक्विड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो एक और चीज़ है वो है जो तीसरा मेथड होता है विच इज़ डिस्काउंटेड पे बैक। अब डिस्काउंटेड में वो आपको हमेशा, जैसे जो कैश फ्लोज थे, मैं अगली साइड पे जाना चाह रहा हूँ, तो हमारे जो अभी कैश फ्लोज थे वो थे, इफ़ यू रिमेंबर, एयर 0 90,000, देन एयर 1 वाज लाइक 40,000, एयर 2 वाज लाइक 48 एंड एयर 3 वाज लाइक 50। सो इफ़ यू हैव दीज कैश फ्लोज, अब हमेशा वो आपको क्वेश्चन में एक चीज़ देंगे जिसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब किस रेट से पैसा अपनी वैल्यू लूज़ करता है। ठीक है, तो अगर उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है 10%, तो ज़रूर उसने एक डिस्काउंट फैक्टर का टेबल दिया होगा। ठीक है, जिसमें उसने हो सकता है 10% का भी फैक्टर दिया हो सकता है 40 का भी दिया हो सकता है लाइक 60 का भी दिया हो और 20 का भी दिया हो सकता है 20 का भी दिया हो फैक्टर। तो बेसिकली जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है हमें वो फैक्टर यूज़ करना होता है। तो ये एक टेबल होता है जो आपको बना के देंगे। तो जैसे लेट्स से लेट मी राइट दिस अ बिट क्लियरली।
ओके, सो एयर 1, एयर 2, एयर 3 वो फैक्टर्स देंगे लाइक 0.909, 0.826, 0.751. सही, ये हमेशा दिया होता है, आपको कभी कैलकुलेट नहीं करना होगा. वैसे अगर कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला ये होता है 1/1 प्लस r टू द पावर ऑफ n. जैसे 10% है ना, तो r 0.1 होगा, तो इट विल बी 1/1.1. सेकेंड ईयर का होगा तो 1/1.1 स्क्वायर, देन 1/1.1 क्यूब. ओके, तो इसी तरह वो उसने आपको 40% के भी डेफिनेटली फैक्टर्स दिए होंगे क्वेश्चन में. ठीक है, सो वो मुझे याद नहीं है तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ एज वी स्पीक. सो 0.714, 0.510 एंड 0.364. तो ये फैक्टर दिए हो सकता है, ये भी दिए हो. खैर, तो अब जब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना होता है, और ये सिर्फ तब निकालना अगर वो मांगे डिस्काउंटेड पे बैक. ओके, तो तब हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो हमारे कैश फ्लोज होते हैं हम उनको, जैसे एयर 1 को नहीं छोड़ते, इसको इनटू 1 ही करते हैं. इनको हम इनके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब आप सबको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इनकी डिस्काउंटेड वैल्यूज़ आ जाएंगी. जैसे 90,000, फिर 40,000 इंटू 0.909, जो भी आता है. आई थिंक 36360 आएगा. दैन 48,000 इंटू 0.826 इज लाइक 39648. और फिर 50,000 इंटू 0.751 इज लाइक 37550. तो अगर हम इस बेसिस पे पे बैक निकालेंगे, लाइक जो हमने DCF निकाले हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, तो उसको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बोलते हैं. मतलब हम ये करेंगे 36360 प्लस 39648 कितने हो गए, 76008. चाहिए 90,000 था, दैट मीन्स 13992 हमें और चाहिए. इसको आप डिवाइड कर दें बाय 37550. इधर लिख दें 2 years प्लस इंटू 12, तो दैट शुड गिव यू द proportionate of the month. ठीक है, which is 4.47. So this is 2 years plus 4.47 months. This would be a bit later than the normal payback क्योंकि this is more accurate. ये क्यों accurate है, क्योंकि ये बेसिकली हो क्या रहा है, जो 40,000 हमें एक साल बाद मिल रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार उसकी परचेजिंग पावर टर्म्स में आज की डेट में क्या वैल्यू है. ठीक है, तो वो वैल्यू कम होगी क्योंकि जो पैसा फ्यूचर में मिलता है हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व इन वेटिंग एंड दैट मनी इज कमिंग लेटर. आप जो पैसे लगा रहे हो वो आज लगा रहे हो. ठीक है, तो दैट्स योर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. चौथा मेथड इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग जो हमने अभी किया है, हमें वही करना होता है. बट ये हर क्वेश्चन में आपसे मांगेगा NPV. तो ये सिर्फ तब निकालेंगे जब हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेंगे. तो ये जो हमने कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लिया है, ये वाले कैश फ्लोज को, तो इनको अगर हम नेट निकाल लें, इसका मतलब -90,000 एंड जो आ रहा है उसको आप प्लस कर लो, 36360 प्लस 39648 प्लस पूरा प्लस कर लो सारी वैल्यूज़ को. तो आंसर अगर पॉजिटिव आता है, जैसे इसमें 23558, दैट्स अ पॉजिटिव आंसर. So 23558 is the net present value of this project, which is positive, which means this project is feasible. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, इस कंपनी को इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, अनलेस उनके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसमें इससे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है. ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ IRR. तो उसके लिए हमें ये करना होता है, इसीलिए वो आपको पूरा टेबल देता है और अदर फैक्टर्स भी देता है. अब जो हाईएस्ट अवेलेबल हो ना वो यूज़ करो और फिर IRR निकालो. मतलब अब आप ये करें कि आप एक और नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें at 40%. what if I was to discount the cash flows at 40%, तो एयर 0 तो वही 90,000 होता, लेकिन एयर 1 अब इंस्टेड ऑफ 40,000 इंटू 0.909 इट वुड बिकम 40,000 इंटू 0.714. सो दैट्स लाइक 28560. एयर 2 में अब आप करोगे 48,000 इंटू 0.510, दैट्स लाइक 24480. देखो, अगर पैसा अपनी स्पीड ज़्यादा वैल्यूज लूज़ कर रहा हो ज़्यादा स्पीड से, ताकि कैश फ्लो जल्दी जल्दी छोटे होते जाएंगे. सो 50,000 इंटू 0.364 विल गिव यू 18,200. अब अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो देखते हैं वो क्या आती है.
So 24480 plus 28560 minus 90,000. So I'll get minus 18760. इसका मतलब होता है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 40% हो जाएगी तो ये प्रोजेक्ट अनफीजिबल हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन रियल टर्म्स में उनकी वैल्यू कम होगी, तो इट्स नॉट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट द मनी इन दिस प्रोजेक्ट. ये हमने इसलिए निकाला है ताकि हम ये बेसिकली निकालना चाह रहे हैं कि हमारा IRR कितना है. मतलब कि 10% पे अगर पॉजिटिव आता है और 40 पे नेगेटिव आता है, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि ज़ीरो किस पे आएगा, क्योंकि जिस पे ज़ीरो आ जाएगा उसका मतलब है, जैसे अगर 15 पे ज़ीरो आता है तो उसका मतलब होगा कि 15% तक तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उससे ऊपर अगर होगी तो वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट. सो उसके लिए हम ब्रेक इवन लेवल ढूंढना चाह रहे हैं. तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं, मतलब आइट्रेशन जिसमें हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं थ्रू द रेंज. तो अब हमारे पास बेसिकली फार्मूला इसका होता है A इक्वल्स टू B प्लस B इंटू C अपॉन D. सही है, वेयर A इज़ द lower rate which we have used, B is the difference in two rates, C is the higher NPV, मतलब at the lower rate, and D is the difference in NPVs. So for example, in this example, the lower rate I used was 10%. The difference in two rate is 30 because I've used 10 and 40. The higher NPV I got was the positive one, which is 23558. The lower NPV is 18760 negative. If it was positive, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 23,558 माइनस 18760. लेकिन क्योंकि ये माइनस है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 23558 प्लस 18760. 23558 plus 18760. So that should be 42318. अब हम ये लगा सकते हैं 10 plus 30 should be equal to 23558 divided by 42318 और into 100 नहीं करना है. So 23558 divided by 42318 into 30 प्लस 10 कर देंगे तो आंसर आता है 26.70%. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर 26.70% से इन्फ्लेशन हो जाए या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाए तो तब इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. उससे नीचे नीचे दे कैन इन्वेस्ट. तो अभी तो आई नो इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, बट ये सिर्फ ये रिटर्न चेक करने के लिए कि मैक्सिमम रिटर्न इस प्रोजेक्ट से हमें इंटरनली 26.7% का मिलेगा. ठीक है. अच्छा, जो सबसे अच्छा मेथड होता है टू इवैल्यूएट दैट्स NPV. हमने 5 करे हैं लेकिन सारे डिसीजन NPV पे बेस्ड होते हैं. पेबैक लिक्विडिटी बताता है तो वो भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज़ NPV. और ये यार बकवास होता है, सब्जेक्टिव प्रॉफिट्स पे बेस्ड होता है. प्रॉफिट वैसे ही बकवास होते हैं. कैश फ्लोज आर द रियल थिंग. ठीक है. अच्छा, कुछ डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन सिखानी थी. जैसे कभी कभी तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जैसे रेवेन्यू दिया होता है. कभी कभी ना वो घुमा फिरा के देते हैं. जैसे अगर वो आपको बोले कि यार एक प्रोजेक्ट है, उसमें वो आपको जैसे कभी कभी ना रेवेन्यू आपको इस तरह निकालना होता है कि दे कैन गिव यू द यूनिट्स, कि इसके 300 यूनिट्स हम Air 1 में बनाएंगे और 500 Air 2 में बनाएंगे. फिर उसको आपको सेलिंग प्राइस दे देगा तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेवेन्यू बन जाएगा. लेकिन फिर यूनिट के साथ अगर वेरिएबल कॉस्ट होगी तो वो भी आपकी हर साल कॉस्ट मिल जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी कॉस्ट मिल जाएगी और उससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा या कैश फ्लो मिलेगा. फिर डेप्रिसिएशन भी अगर शामिल होगी फिक्स कॉस्ट में तो प्रॉफिट मिल जाएगा. सही है. कभी कभी वो आपको ऐसी सिचुएशन देगा कि आपको बोलेगा आपने एक मशीन ख़रीदी, अब मल्टीपल चीज़ें दी हुई होंगी. जैसे कभी कभी वो बोलेगा कि आप प्लेयर ख़रीद रहे हो तो आपने प्लेयर को इनिशियल कॉस्ट देनी है, फिर आपने उसको सैलरी भी देनी है. तो जब इतनी सारी बातें लिखी हों तो जो जो आपको लग रहा हो यार इसकी वजह से पैसा आएगा या जाएगा, उस चीज़ का आप एक कॉलम बना लें. ठीक है. जैसे इनिशियल कॉस्ट, सैलरी, रेंट, ये जितनी भी कॉस्ट है और वो जिस एयर में हो रही हो आप उस एयर में लिख दें.
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली जब वो बोलेगा यार हमने सैलरी दी, फर्स्ट ईयर की सैलरी दी किसी बंदे को, या मशीन हमने हायर करी उसके लिए मैनेजर हायर किया तो उसको फर्स्ट ईयर की सैलरी दी, तो फर्स्ट ईयर की सैलरी कहाँ जाएगी? ईयर 1 में, सेकेंड ईयर की सैलरी जाएगी ईयर 2 में, थर्ड ईयर की सैलरी जाएगी ईयर 3 में। क्योंकि अजम्पशन ये होती है कि हर रेवेन्यू और हर पेमेंट साल के एंड में होगी, तो ईयर 1 की हम ईयर 1 में लिखते हैं, ईयर 2 की हम ईयर 2 में लिखते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हो कि यार ये पेमेंट स्टार्ट में होगी, देखो जो इनिशियल कॉस्ट होती है ना वो तो स्टार्ट में ही पे करनी होती है प्रोजेक्ट की, लेकिन अगर ये लिखा हो कि यार ये पेमेंट, रेंट की पेमेंट स्टार्ट में हो जाएगी या सैलरी की पेमेंट स्टार्ट में हो जाएगी, तो जो ईयर 1 की सैलरी है ना वो फिर ईयर 1 में नहीं पे होगी, वो फिर ईयर 0 में पे होगी, और ईयर 2 की सैलरी ईयर 1 में पे होगी, क्योंकि ईयर 1 रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड ऑल्सो स्टार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, बिकॉज यहाँ पे BD/CD नहीं है ना, जो ईयर 1 है फिर ईयर 2 आ रहा है, तो जैसे अगर ये 1 जनवरी है तो ये 31 दिसंबर है, और फिर ये अगला 31 दिसंबर है, लेकिन फिर जो बीच का 1 जनवरी है वो भी इसी डेट पे होगा। तो जब भी हम, अगर वो बोले कि कोई चीज़, कोई एक्सपेंस स्टार्ट में पे होना है तो वो स्टार्ट में पे करेंगे, मतलब 1 साल पहले पे कर देंगे उसको, सही है। फिर अगर वो आपको इस तरह बोले कि यार हमारा अभी रेवेन्यू 40,000 है और अगर हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रेवेन्यू 70,000 हो जाएगा, तो जब आप कैश फ्लो में रेवेन्यू डाल रहे होगे तो आप सिर्फ 30 डालोगे, मतलब सिर्फ इंक्रीज डालोगे। इसी तरह अगर वो बोले भाई पहले रेंट 4,000 था और अब इस प्रोजेक्ट के बाद रेंट 5500 हो जाएगा या 5500 हो जाएगा, तो आप रेंट में सिर्फ 1500 डालोगे, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट की वजह से जो आपकी कैश फ्लोज में चेंज आ रहा है आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। आखिरी चीज़ बताना चाहूँगा विच इज़ ऑन वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल अगर प्रोजेक्ट में, तो अगर उसने आपको, क्योंकि आप अगर पुराने क्वेश्चन करेंगे, पुरानी मार्क्स स्कीम्स देखेंगे तो उसमें अलग ट्रीटमेंट है, बट एडिशनल वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का क्या करना होता है, तो आपने ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में जैसे उसने आपको दिया हुआ है भाई कॉस्ट भाई 90,000 है, लाइफ 3 ईयर्स है और स्क्रैप 15,000 है, और अब इस प्रोजेक्ट को इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत है 5,000 की, तो अब जब आप अपना इसका वो निकाल रहे होगे, लेट्स से ये सेम प्रोजेक्ट है जो हमने एग्जाम्पल में पहले किया था, तो जब आप इसका ARR निकालोगे ना, तो ARR के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होते हैं प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हुए जस्ट इग्नोर दिस वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, लेकिन जब आप ARR के लिए एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट ऐसे निकाली थी 90,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 2। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दिया हो तो आप उसको भी अलग टर्म में ऐड कर दें, मतलब आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट का फुल फार्मूला होता है कॉस्ट प्लस स्क्रैप डिवाइड बाई 2 प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और कभी भी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये ARR पे इसकी इम्प्लीकेशन है। दूसरा, जब हम कैश फ्लो निकाल रहे होंगे तो आप प्लीज़ याद रखें, आपने ये करना होगा, जैसे पहले जब हमने कैश फ्लो निकाले थे हमने बोला था यार ईयर 0 का कैश फ्लो है 90,000, और फिर 1 2 3, और लास्ट ईयर का जो हमने कैश फ्लो निकाला था उसमें हमने क्या किया था, जो भी कैश फ्लो आया था उसमें हमने रेवेन्यू में से पेमेंट माइनस करी थी और फिर डिप्रिसिएशन को हटाया, मतलब इग्नोर कर दिया था, और स्क्रैप वैल्यू को ऐड कर दिया था, या प्रॉफिट में डिप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू ऐड कर दी थी, तो जो भी वैल्यू थी वो इधर लिखी हुई थी। बट अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो यू हैव टू, इन कैश फ्लो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक एन आउटफ्लो इन ईयर 0, मतलब आप बोलोगे यार मेरा जो कैश फ्लो है वो 90 नहीं है, वो 95,000 है, क्योंकि 90 मैंने मशीन के लिए दिए और 5,000 मैंने उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए दिए। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल है, जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा होता है तो ये लास्ट ईयर में वापस मिल जाता है, मतलब इधर आप 5,000 ऐड कर देंगे, 90 में भी 5 ऐड करें लेकिन माइनस करें, लेकिन वो ऐड आपको लग रहा है क्योंकि इट्स ऑलरेडी नेगेटिव, सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 90 यू विल से आई इन्वेस्टेड 95 एंड इन द लास्ट ईयर आई गॉट माई 5,000 बैक। होता क्या है ये भाई, बिजनेस जब आपको करना होता है तो आपको वर्किंग कैपिटल में पैसे फंसाने पड़ते हैं, तो जब तक आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना वो पैसे आपकी, कैश आपका लॉक हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वो प्रोजेक्ट रिलीज़ करते हो तो वो कैश भी रिलीज़ हो जाता है, सही है। तो एक तो ये, और वो वाली बात प्लीज़ याद रखना कि यार अगर कभी भी वो रेवेन्यू पुराना दिया और वो बोले इस प्रोजेक्ट के बाद अब टोटल इतना हो जाएगा, तो हमेशा डिफरेंस लेना, किसी भी एक्सपेंस में भी हमेशा डिफरेंस लेना, सही है। तो
if you have any questions about this topic, you can ask me, like email कर लो, but I hope this makes sense.